हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके कुछ सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अवेलेबल हो गए हैं। आप चाहें तो वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जहां तक इंग्लिश की बात है तो हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश का जो मॉडल पेपर आया हुआ है 2023-24 का, ये हम आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि इस बार आपका जो क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम में, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, आपका जो इंग्लिश पेपर है आप देख ही सकते हैं कि 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। जिसमें पहला सेक्शन इसमें है रीडिंग सेक्शन, और इसमें एक ही क्वेश्चन है अनसीन पैसेज का, जो कि 15 मार्क्स के हैं। उसमें आपको 15 मार्क्स मिलेंगे पहले ही क्वेश्चन में, केवल एक क्वेश्चन में। तो अगर आपने ये पहला क्वेश्चन यानी जो इसमें पैसेज दिया गया अनसीन पैसेज, इसको पढ़ के इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिख दिया अच्छे से, तो आपको एक ही क्वेश्चन में 15 मार्क्स मिल जाएंगे। और आप इसका आंसर लिखेंगे कैसे? यहाँ पे अगर देखा जाए तो अनसीन पैसेज के नीचे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जिसमें से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको इस पैसेज में मिल जाएगा। केवल 5वां जो इसमें क्वेश्चन होगा, बट उसको लिखते समय आपको याद रखना है कि इसमें 3 मार्क्स के एक-एक क्वेश्चन होंगे, तो आपको लगभग 30 टू 35 वर्ड्स में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। और 5वां क्वेश्चन जो होगा वो वोकैबुलरी बेस्ड होगा फ्रेंड्स। यानी कि उसमें अगर किसी वर्ड का आपसे मीनिंग पूछा जा सकता है, किसी का सिनोनिम, एंटोनिम, या फिर कोई अगर ईडियम यूज हुआ है तो उसका भी मीनिंग पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपका वोकैबुलरी भी अच्छा होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेक्शन बी आ जाता है, जो कि है राइटिंग सेक्शन। और इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 2 क्वेश्चन दिए भी गए हैं। पहला इसमें दिया गया है एक आर्टिकल लिखने के लिए, जिसमें 3 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं: डिजिटल इंडिया, जॉइंट फैमिली सिस्टम और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और इन तीनों में से 2 तो थोड़े इंपॉर्टेंट लग भी रहे हैं, डिजिटल इंडिया और जॉइंट फैमिली सिस्टम। बट फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहे हैं। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आर्टिकल के लिए, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए फ्रेंड, तीसरा जो क्वेश्चन इसमें है: राइट रिलेटेड टू द प्रोप्रिएटर ऑफ एबीसी स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। यहाँ पे क्रिकेट किट्स ऑर्डर करने के लिए एक लेटर लिखने के लिए दिया गया है। और करके यहाँ पे दिया है: राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। यानी कि यूथ में, युवा लोगों में जो फिटनेस के लिए क्रेज बढ़ता जा रहा है, इसके लिए आपको एडिटर के पास एक लेटर लिखना है। तो इस तरह से 2 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि दोनों में से कोई भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो सभी आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए, सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो गया, जो ग्रामर वाला सेक्शन होता है, और जिसमें सबसे पहले वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चौथे क्वेश्चन से ये स्टार्ट होता है। चौथे का ए वाला इसमें दिया गया है, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। यानी अगर किसी कंट्री में कोई सरकार ही ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं एक वर्ड में? हिंदी में तो उसको अराजकता कहते हैं, और इंग्लिश में उसको एक वर्ड में बोला जाता है एनार्की। द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, इसको एक वर्ड में हम कह सकते हैं एनार्की। तो इसमें हमारा जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो करेक्ट है। बी वाला इसमें है: द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स। इंचिंग टूवर्ड्स ये एक ईडियम है। और फ्रेंड्स, ईडियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें आपको सेंटेंस में यूज नहीं करना है उसको, केवल उसका मीनिंग आपको बताना है। वो भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको बताना है। और ये भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। बस केवल आप इतना याद रखिए कि ईडीएम में जो वर्ड यूज हुआ है, एकदम उसका एग्जैक्ट मीनिंग वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ईडीएम में वर्ड्स कुछ और रहते हैं और उसका सेंस कुछ और होता है। अगर आप इस बात को याद रखते हैं तो आप करेक्ट ऑप्शन को टिक जरूर कर लेंगे। जैसे यहां पे दिया गया है इंचिंग टूवर्ड्स। इंच क्या है? मापने की एक इकाई है। और यहां पे टूवर्ड्स का मतलब की ओर होता है, यानी एक एक इंच किसी ओर बढ़ना, ऐसा इसका सेंस हो सकता है। तो इसमें तीसरा जो ऑप्शन दिया गया, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, एक ही दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना। अब इसमें चौथे का सी वाला क्वेश्चन है: द सिनोनिम ऑफ ऑडेसियस इज। यहाँ पे ऑडेसियस का सिनोनिम पूछा गया है। और ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? ऑडेसियस का मतलब साहसी या बहादुर होता है। और इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है डेयरिंग,
तो डेयरिंग का भी मतलब क्या होता है? साहसी या फिर बहादुर होता है। दूसरा है एडवेंचरस, और एडवेंचरस का भी मतलब साहसी या बहादुर होता है। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है एडामेंट, एडामेंट का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। एडामेंट का मतलब दृढ़ निश्चयी या फिर जिद्दी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला है ये इससे मैच नहीं कर रहा है ऑडेसियस से। केवल डेयरिंग का मतलब साहसी, एडवेंचरस का मतलब साहसी, दो वर्ड यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन दिया गया बोथ ए एंड बी, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये इसमें चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2। अब इसके बाद डी वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ऑब्लिक आर करेक्ट, यानी कि इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। यहां पे देखिए फ्रेंड, चार सेंटेंस दिए गए हैं, चारों सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें कौन सा वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। और इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ओनली ए एंड डी करके, ओनली बी करके। हो सकता है इसमें से एक ही सेंटेंस करेक्ट हो या फिर दो करेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज आपको देखना है, सिंटैक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है तो बहुत ही टफ तरीके से दिया गया है क्वेश्चन। बट आप चिंता मत करिए, इतने भी टफ क्वेश्चन सिंटैक्स के नहीं पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही इजी दिया जाता है। अब इसमें देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ सैक्रेड इज। यहाँ पे सैक्रेड का एंटोनिम पूछा गया है, और सैक्रेड का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। और इसका एंटोनिम यानी इसका उल्टा हमें बताना है। और पहला ऑप्शन इसमें है प्योर, प्योर का मतलब शुद्ध होता है, तो ये तो उसका उल्टा हो नहीं सकता है पवित्र का। दूसरा है क्लीन यानी साफ सुथरा, ये भी उसका उल्टा नहीं हो सकता है। तीसरा पायस है, जिसका मतलब पवित्र होता ही है, यानी कि ये इसका सिनोनिम हो सकता है बट एंटोनिम नहीं हो सकता है। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया प्रोफेन, इसका मतलब होता है अपवित्र। तो यहाँ पे सैक्रेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोफेन हो जाएगा। अब इसके बाद आ गया हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो इसमें सेक्शन सी यानी ग्रामर सेक्शन में जो पांचवा क्वेश्चन है, यहां पे आपसे नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक एक्स्ट्रा इसमें होमोफोन्स का भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे जो दिया गया है नरेशन से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि है आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। ये डोंट से स्टार्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, यहां पे सेड को आप फॉरबिड में चेंज कर सकते हैं। जब भी डोंट या डू नॉट से स्टार्ट होता है तो सीधे आप सेड को फॉरबिड में चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, फॉरबिड, इन सभी के बाद एक ऑब्जेक्ट होना भी कंपलसरी है। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे हिम को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं आप अपनी तरफ से। ये हो जाएगा आई फॉरबिड हिम, और यहाँ पे डोंट को तो हटा देंगे, टू का यूज करेंगे। जब फॉरबिड रहेगा तो केवल टू का यूज कर देंगे, इन्फिनिटिव, तो टू वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। आपको याद रखना है कि टू के तुरंत बाद मेन वर्ब आना चाहिए, तो हो जाएगा टू वेस्ट। अब योर है सेकंड पर्सन, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग। पॉजेसिव केस है तो हिम का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, हिज टाइम। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई फॉरबिड हिम टू वेस्ट हिज टाइम। या फिर इसमें देखा जाए तो एक सलाह दिया गया है कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो इसमें एडवाइस का भी यूज कर सकते हैं। तब सेंटेंस कैसे बनेगा, यहां पे हो जाएगा आई एडवाइज्ड हिम, यहां पे हिम को मानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, आई एडवाइज्ड हिम। लेकिन जब यहाँ पे एडवाइज लगा देंगे तो डोंट या डू नॉट अगर आया होगा तो यहाँ पे नॉट टू का यूज करेंगे। जो इन्फिनिटिव का यूज हम कर रहे हैं उसको नेगेटिव वे में करेंगे, यहाँ पे नॉट टू का यूज करना होगा, तो हो जाएगा नॉट टू वेस्ट। अब योर का हिज हो जाएगा, हिज टाइम। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। और इसमें भी दो क्वेश्चन दिया गया, दो में से एक ही करना है। अगर आप पहला करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे जो दिया गया है उसको भी बता देते हैं। रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। सेकंड यहाँ पे दिया गया है रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, लेट्स गो फॉर अ पिकनिक। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर लेटस या लेट्स आया होता है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सेड को चेंज करना है प्रपोज्ड में। तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रोहित और सेड को चेंज कर देंगे प्रपोज्ड में। बट आपको याद रखना है कि प्रपोज्ड के साथ इस टू का भी यूज किया जाता है, ये प्रपोजिशन टू भी इसमें आएगा, प्रपोज टू अस होगा, रोहित प्रपोज टू अस।
और कॉमा की जगह पे इसमें दैट का ही यूज किया जाता है, और लेट्स को भी चेंज किया जाता है। लेटस या लेट्स को दे शुड या वी शुड में चेंज करते हैं। इसके लिए हमें पहला सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि वो कौन सा पर्सन है। तो रोहित यहाँ पे थर्ड पर्सन है, क्योंकि रोहित ना मैं हूं ना आप है, तो रोहित तो कोई तीसरा है यानी थर्ड पर्सन है। तो अगर ये थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे दे शुड का यूज करेंगे। लेटस या लेट्स को चेंज करते हैं दे शुड या वी शुड में, और रोहित थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे आएगा दे शुड। और शुड के तुरंत बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे गो, और जो भी अदर वर्ड है उसको लिखेंगे फॉर अ पिकनिक। ये हो जाएगा रोहित प्रपोज टू अस दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक। इस तरीके से आप इसको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया जाएगा, दो में से एक ही आपको करना है। और अगर आपको नरेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में हमारी जा सकते हैं, वहां पे नरेशन का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझाया गया है। अब इसके बाद पांचवे का जो बी वाला क्वेश्चन है, पांचवे का बी वाला जो क्वेश्चन है ये दिया गया है सिंथेसिस से, जिसमें पहला इसमें दिया गया आई कैन गिव यू अ ड्रेस, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, आई कैन गिव यू अ ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। अब ब्रैकेट में यहां पे दिया गया है कॉम्प्लेक्स, ब्रैकेट में है कॉम्प्लेक्स, यानी इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी मां ने उसे मुझे गिफ्ट किया था। तो यहां पे क्या बना सकते हैं, पहले हिंदी में कंबाइन करिए कि मैं तुम्हें वह ड्रेस दे सकता हूं जो मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था, ऐसा यहां पे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई कैन गिव यू, सबसे पहले लिखेंगे आई कैन गिव यू, अब आ ड्रेस के जगह पे कर देंगे द ड्रेस, क्योंकि अब यहां पे उस ड्रेस के बारे में कुछ आगे हम बता रहे हैं कि कौन सा ड्रेस, तो यहां पे और ड्रेस नहीं बल्कि द ड्रेस का यूज करेंगे। अब ये खास ड्रेस हो गया एक, तो आई कैन गिव यू द ड्रेस, और इसके बाद जिसे के लिए, जिसे मेरी मां ने गिफ्ट किया था, तो जिसे के लिए यहां पे विच का यूज कर देंगे, विच माई मदर गिफ्टेड मी, जो मेरी मां ने मुझे गिफ्ट किया था, विच माई मदर गिफ्टेड मी। इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, आई कैन गिव यू द ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड मी, मैं तुम्हें वह ड्रेस दे सकता हूं जो मेरी मां ने मुझे गिफ्ट किया था। अब देखिए दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है डू इट लीव इट, ये तो बहुत ही इजी है। तो दोनों में से जो आपको आसान लगता हो, जिसमें आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे, वही क्वेश्चन आपको करना है। इसको कहा गया है कंपाउंड बनाने के लिए, तो कंपाउंड में कंबाइन करना है, डू इट लीव इट। तो यहां पे क्या कर सकते हैं आप, ईदर और का यूज कर सकते हैं कि या तो ये करो या फिर छोड़ो। तो क्या हो जाएगा, ईदर डू और लीव इट, इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, ईदर डू और लीव इट, या तो इसे करो या फिर छोड़ दो। तो ऐसे आपको सिंथेसिस में दो में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। और ये भी आपको पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से जो क्वेश्चन दिया गया है, सी वाले का जो पहला है, ही हैड सेव्ड माई लाइफ, यहाँ पे देखिए पहला दिया गया ही हैड सेव्ड माई लाइफ, और उसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ही हैड सेव्ड माई लाइफ, इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो ट्रांसफॉर्मेशन में अगर देखा जाए तो वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वॉइस का और डिग्री का, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और या फिर रिमूव टू। तो ये दो टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं, वॉइस और डिग्री, तब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। तो इसमें वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है, बट ये दो टॉपिक केवल आपको तैयार करना है अच्छे से। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैव सेव्ड माई लाइफ, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे माई लाइफ को बना देंगे सब्जेक्ट। अब इसमें हैज है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव आने पर पैसिव वॉइस में बीन जोड़ देंगे, तो माई लाइफ हैज बीन। अब सेव का थर्ड फॉर्म यहाँ पे सेव्ड, और यहाँ पे ही है, इधर लेके आएंगे तो बाय हिम हो जाएगा। तो हो गया माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाय हिम।
इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। दूसरा यहां पे दिया गया, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज। ये यहां पे थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, चलिए यहां पे बता देते हैं। ये दिया गया है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज। और इसको हमें चेंज करना है किसमें, कंपैरेटिव डिग्री। इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। सबसे पहले देखिए ये किस डिग्री में है, इसमें मोस्ट आया हुआ है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव से आपको कंपैरेटिव बनाना है, और कंपैरेटिव बनाते समय हमने आपको बताया है कि आप मेन सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करेंगे जिसके बारे में बात होगी। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट इसमें दिस ही है, तो हो जाएगा दिस इज। और इसके बाद क्या करेंगे, मोस्ट इफेक्टिव का कंपैरेटिव लिखेंगे, क्या हो जाएगा, मोर इफेक्टिव। अगर मोस्ट लगा है तो कंपैरेटिव में क्या करेंगे, मोस्ट को मोर में चेंज कर देंगे और द हट जाएगा, तो गया दिस इज मोर इफेक्टिव। और इसके बाद देन का यूज यहां पे कर सकते हैं, दिस इज मोर इफेक्टिव देन, और यहां पे आप एनी अदर का यूज करेंगे। जब आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं तो देन के बाद एनी अदर का यूज करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज। ये पूरा यहां पे आ जाएगा, रेमेडी फॉर दिस डिजीज। तो इस तरह से आप इसको कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं कि दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज। तो डिग्री के भी वीडियोस आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं सभी। और इसके बाद देखिए इसमें जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है सिंटैक्स से रिलेटेड, एक दिया गया है, यू आर सीनियर देन मी। यू आर सीनियर देन मी। अब ऐसे ही आप देख सकते हैं कि इसमें क्या एरर हो सकता है। वैसे बताया गया कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में क्या जोड़ के हम उसको कंपैरेटिव बनाते हैं, ई आर जोड़ के। अगर बस इतना आप याद रखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में ई आर जोड़ा जाता है तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। यहां पे जो सीनियर दिया है इसमें लास्ट में ओ आर आया हुआ है, और कंपैरेटिव डिग्री में ई आर रहता है, तो यहां पे सीनियर के साथ देन का यूज नहीं करेंगे। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इन तीनों के साथ टू का यूज किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए, तो यहां पे देन नहीं बल्कि टू होना चाहिए। और दूसरा जो दिया गया है, कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो इसमें कैटल जो वर्ड है ये अपने आप में ही प्लूरल होता है। कैटल वर्ड अपने आप में प्लूरल है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे कैटल्स में से केवल आपको एस हटा देना है, और यहां पे आर रहेगा ही क्योंकि कैटल प्लूरल वर्ड है, तो कैटल आर ग्रेजिंग होगा, कैटल में से केवल एस को हटा देना है। वैसे दोनों में से कोई एक ही आपको करेक्ट करना रहेगा। अब इसके बाद देखिए पांचवें का जो ई वाला क्वेश्चन है ये होमोफोन से पूछा गया है, जिसमें दोनों का मीनिंग क्लियर करते हुए आपको उसे सेंटेंस में यूज करना है। दो में से एक ही आपको करना है। यहां पे एक है मेल, MAIL मेल, ये तो मेल आपको पता ही है जो ईमेल करते हैं हम लोग, और MALE मेल का मतलब क्या होता है, पुरुष होता है। तो इन्हीं दोनों को आपको एक एक सेंटेंस में यूज कर देना है। और दूसरा जो दिया गया है TEEM टीम, इस टीम का मतलब क्या होता है, झुंड में निकलना। TEEM इस टीम का मतलब होता है झुंड में निकलना या झुंड में चलना, तो उसको टीम कह सकते हैं। जैसे बरसात के मौसम में जब कीड़े एक साथ निकलते हैं, एक ही जगह से ढेर सारे कीड़े निकलते हैं, तो उसको कह सकते हैं कि दे आर टीमिंग आउट। तो टीम का मतलब होता है झुंड में चलना। और TEAM इस टीम का मतलब टीम है, जैसे एक पूरा समूह है, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, कोई भी टीम हो सकता है, तो इसको भी आप अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दोनों के लिए आप अलग अलग एक एक सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस में TEE वाली टीम को यूज कर लें, एक में TEAM वाली टीम को, यानी एक एक सेंटेंस में एक एक वर्ड को यूज कर देना है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो छठवां क्वेश्चन दिया गया है जो कि ट्रांसलेशन है, पैसेज ट्रांसलेशन, और इसी में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी, मुझे पता है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बहुत सारे पैसेज को मैंने ट्रांसलेट करके आपको बताया भी है। अगर आप मेरे चैनल पर देखें तो कम से कम 100 से ज्यादा वीडियोस आपको मिल जाएंगे केवल पैसेज ट्रांसलेशन पर, लगभग 100 वीडियोस तो होंगे ही। तो यहां पे देखिए अब ये पैसेज जो दिया गया है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहां ठहरे हुए थे।
और देखा जाए तो इस पैसेज पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको देख लीजिएगा। अब सेक्शन डी आ गया हमारा जो लिटरेचर पोर्शन है जिसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोज से क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट वाले। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, यानी सीमापुरी के निवासी कौन थे। व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, वे अपनी जीविका के लिए क्या करते थे। तो जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है लॉस्ट स्प्रिंग वाले में, ये बताया गया है कि सीमापुरी में कौन लोग रहते थे, कबाड़ी लोग रहते थे, और उनका सर्वाइवल करने का माध्यम क्या था, वो केवल कबाड़ इकट्ठा करके जीवन यापन करते थे। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा इसमें और करके दिया है, हु वॉज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला कौन थे, गांधी जी को चंपारण लाने के लिए उन्होंने क्या किया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सच में इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और वैसे भी फ्रेंड्स, आपके लिए हम कई ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आपके लिए हम प्रोज से, पोएट्री से और सप्लीमेंट्री से सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे अगली वीडियोस में। और इसके बाद इसमें पूछा गया है, व्हाई डिड मिस्टर हैमिल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। यानी कि एम हैमिल ने उनके पेरेंट्स को और खुद को ब्लेम क्यों किया कि बच्चों के फ्रेंच लैंग्वेज स्टडी ना करने के लिए। खुद को ब्लेम क्यों किया, उनके पेरेंट्स को ब्लेम क्यों किया, ये भी आपको जरूर ही लिखा गया होगा, ये क्वेश्चन आपके बुक में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, व्हाई वॉज जेमिनी स्टूडियोज अ पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स, यानी जेमिनी स्टूडियो पोएट्स के लिए एक पॉपुलर प्लेस क्यों था। तो ये पोएट्स एंड पैनकेक्स वाले चैप्टर से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और इसके बाद देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा गया है। पहला है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, यानी हमें जिस चीज से डरना है वो खुद डर ही है। तो ये किस वाले चैप्टर से पूछा गया है, ये है डीप वाटर वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो इसमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट, सोफी वॉज द क्रिएटर ऑफ हर ओन डिसअपॉइंटमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो यहां भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से एक का आंसर आपको देना है। और फ्रेंड, जहां तक रही इस बार जो सिलेबस एक्सपेंड किया गया, जो बढ़ाया गया है, उसकी अगर हम बात करें तो फ्रेंड, जितना जो पिछला जो सिलेबस था, अगर आप उतने का ही क्वेश्चन आंसर ये सब तैयार कर लेते हैं तो आपको उसके आगे का तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। केवल 5-5 लेसन आप अगर तैयार कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो उसके आगे के भी चैप्टर्स आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो एक स्टैंजा दिया गया है जिसको पढ़ के आपको उसका आंसर देना होगा। दिया गया है, एंड द फेमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यानी कि जो पहला पोएम है उसका ये लास्ट वाला स्टैंजा इसमें दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन्ड द पोएट्स। वो कौन सा डर है जो हमेशा पोएटेस को, यानी कि कवित्री को हमेशा दुखी कर देता है। कौन सा डर है, अपनी मां को खोने का डर। तो इस तरह से इसका आंसर आप देंगे। व्हाट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग्स एंड हर वर्ड्स, यानी पोएट के फीलिंग में और उसके वर्ड में क्या अंतर है, क्या विपरीत है दोनों में। तो ये चीज यहाँ पे बताया ही गया है कि वो अंदर से तो दुखी थी और बाहर से मुस्कुराते हुए अपनी मां को विदा दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएटेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, यानी पोएटेस क्यों हम केवल मुस्कुराती ही है, क्योंकि वो अपनी दुख को छिपाना चाहती है अपनी मां से। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। सेंट्रल आइडिया का जो क्वेश्चन होगा 4 नंबर का रहेगा। आप अगर चाहें तो स्टार्टिंग का 2 से 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया तैयार कर सकते हैं। स्टार्टिंग का 3 पोएम, कीपिंग क्वाइट इसमें पूछा गया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी पूछा गया, द रोड साइड स्टैंड पूछा गया है। तो कीपिंग क्वाइट और अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और एक माई मदर एट 66, ये 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसके बाद देखिए, जो 11वां क्वेश्चन इसमें पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी सप्लीमेंट्री से शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला है, विच थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स, यानी कि थर्ड लेवल पर चीजें और सभी लेवल से अलग कैसे थी।
अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप खुद से बना के इन सभी क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं फ्रेंड्स। क्या-क्या उसमें डिफरेंस था ये आपको पता ही होगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो। या फिर अगर इसको आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के एनवायरमेंटल फीचर इसमें पूछा गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर। यानी कि इसमें पूछा गया कि महाराजा ने इतना इतना नुकसान झेलने का डिसीजन क्यों लिया, इसके बजाय कि वो उस हंटर को फोटो खिंचवाने दें। अब लास्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, ये सप्लीमेंट्री का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेरी को मिस्टर लैम के करीब क्या लेकर आता है। और दूसरा यहाँ पे पूछा गया व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदाओ एज अ डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। यानी कि इस द एनिमी चैप्टर के हिसाब से सदाओ हमें कैसे इंप्रेस करता है, ये चीज हमें इसमें लिखना है। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, आपको स्टोरी पता है, तो आप क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो। बस आपको ट्रांसलेशन थोड़ा आना चाहिए और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग ट्रांसलेशन पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई भी पूछा जा सकता है और अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, आपको ट्रांसलेशन आता है, तो आंसर आप खुद से लिख सकते हैं, उसको रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन दिए गए आपके टेक्स्ट बुक में और आएगा कोई एक या दो ही, तो कितना क्वेश्चन आप रट के जाएंगे एग्जाम में। तो ये था फ्रेंड्स ये मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है, अपलोड किया गया है। तो इसमें से मोस्टली जो क्वेश्चंस थे उसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी यूजफुल वीडियोस आपको मिल जाएं।